आज हम सांख्यिकी के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सांख्यिकी के अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे वक्तव्य जिनमें संख्या संबंधी तथ्य हो सांख्यिकी या सम्मंक कहलाता है। अर्थात सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। अब हम इसकी एक सरल परिभाषा लेते हैं। वह विज्ञान जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1749 में जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान गोटफ्राइड एकेनवाल द्वारा किया गया था। इसलिए गोटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। सांख्यिकी शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला बहुवचन रूप में और दूसरा एकवचन रूप में। बहुवचन रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य समंकों या आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं, जैसे जनसंख्या के संबंध, राष्ट्रीय आय के संबंध, मूल्य स्तर के संबंध और अपराध संबंधी आंकड़े। एकवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान है जिसमें समंकों की संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्रियाओं अर्थात सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से संबंधित परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम वेबस्टर की परिभाषा को देखते हैं। वेबस्टर के अनुसार समंक किसी राज्य के निवासियों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य हैं। विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में या संख्याओं की सारणियों में अथवा किसी भी सारणीकृत तथा वर्गीकृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया जा सके। वालिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार समंक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर डॉक्टर बावले के अनुसार समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। इस परिभाषा में समंकों की तीन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पहला, समंक अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। दूसरा, समंक संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्य हैं। और तीसरा, वे तुलना योग्य या सजातीय होते हैं। इसके बाद में हम यूल एवं केंडाल की परिभाषा को लेते हैं। यूल एवं केंडाल के अनुसार समंकों से हमारा तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। अब हम होरेस सिक्राइस्ट की परिभाषा को देखते हैं जो इन सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है। सिक्राइस्ट के अनुसार
समंक तत्वों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं। यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनका आगणन अथवा अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा एकत्र किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। इस परिभाषा में समंकों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया। अब हम समंकों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। समंकों की वे सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकीय हो सकती है जिसमें निम्नलिखित गुण हो। सबसे पहले सूचनाएं तथ्यों के समूह के रूप में हो ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, अर्थात किसी एक तथ्य से संबंधित अंक समंक नहीं कहलाता क्योंकि उससे कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता, परंतु अनेक तथ्यों के अंक समंक होते हैं। समंकों की दूसरी विशेषता है अनेक कारणों से प्रभावित। समंक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं, जैसे कृषि उत्पादन समंकों पर जलवायु, सिंचाई, वर्षा, भूमि की उत्पादकता, बीज, खाद, खेती के तरीकों आदि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। विविध कारणों से प्रभावित होने के कारण ही समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण आवश्यक होता है। समंकों की तीसरी विशेषता है संख्याओं के रूप में प्रस्तुत। तथ्यों को या तो गुणात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे नवयुवक, प्रौढ़, वृद्ध, गरीब इत्यादि, या संख्यात्मक रूप में जैसे 20, 45, 75 वर्ष आदि। संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्यों को ही समंक कहा जाता है। समंकों की चौथी विशेषता है गणना अथवा अनुमान। समंकों का संकलन गणना अथवा अनुमान द्वारा किया जा सकता है। अनुसंधान के सीमित क्षेत्र में गणना और विस्तृत क्षेत्र में अधिकतर सर्वोत्तम अनुमान ही संकलन का आधार होते हैं। समंक की अगली विशेषता है यथोचित शुद्धता। समंकों के संकलन में शुद्धता की यथोचित मात्रा होनी परम आवश्यक है। फिर अगली विशेषता है सुव्यवस्थित संकलन। समंकों को एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा संकलित किया जाना चाहिए। अव्यवस्थित रूप से एकत्रित तथ्यों से समुचित तथा तर्कशुद्ध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। फिर अगली विशेषता है समंकों की पूर्व निश्चित उद्देश्य। समंकों को संकलित करने का उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं कहलाते हैं। समंकों की अगली विशेषता है तुलना की दृष्टि से परस्पर संबंधित। समंक इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे उनकी आपस में तुलना की जा सके। तुलना के लिए समंकों में सहजातीयता या एकरूपता होनी आवश्यक है। वे सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी नहीं हो सकती जिनमें निम्नलिखित गुण न हो। पहला, यदि तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। दूसरा, संख्यात्मक समूह में न हो। तीसरा, एक दूसरे से संबंधित न हो। चौथा, समान प्रवृत्ति के न हो। पांचवा, अनेक कारणों से प्रभावित न हो। छठा, अकेली संख्यात्मक विवरण न हो।
अब हम सांख्यिकी की एक वचन संज्ञा के रूप में जो परिभाषा दी गई है उनको देखते हैं। एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय है सांख्यिकी की उन विधियों से जिनमें हम सांख्यिकी के संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करना, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनका निर्वचन आदि अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी के एक वचन रूप में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें सबसे पहले डॉक्टर बावले की परिभाषा को देखते हैं। डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी की 3 परिभाषाएं दी है। सबसे पहले सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूप में उसका माप करने का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। तीसरी सांख्यिकी को उचित अर्थ में माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। फिर इसके बाद में बोडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों व संभाविताओं का विज्ञान है। इन्हें हम जो डॉक्टर बावले तथा बोडिंगटन की परिभाषा को हम प्राचीन परिभाषा भी कह सकते हैं। अब हम एक वचन रूप में जो आधुनिक मत की परिभाषा है उनको देखते हैं। सबसे पहले हम किंग की परिभाषा को देखते हैं। किंग के अनुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। फिर कार्मेल के अनुसार सांख्यिकी का विषय उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्णन एवं विश्लेषण से संबंधित है जिनका संख्यात्मक रूप में मापन हो सकता है। फिर सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो ऐसे समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन से की रीतियों से संबंध रखता है जिन्हें किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र किया जाता है। इसके बाद क्रोक्स्टन तथा काउडेन की परिभाषा को लेते हैं। क्रोक्स्टन तथा काउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्रों की भांति सांख्यिकों में भी अपने विषय की परिभाषा के प्रश्न पर मतभेद है। सांख्यिकी की परिभाषा के अध्ययन करने के बाद में अब हम सांख्यिकी के क्षेत्र या विषय सामग्री के बारे में अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी की विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सांख्यिकीय रीतियाँ और दूसरा व्यावहारिक सांख्यिकी। सबसे पहले हम देखते हैं सांख्यिकी रीतियों को। सांख्यिकी रीतियों में अनेक महत्वपूर्ण रीतियाँ हैं जिनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला संकलन, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा विश्लेषण, चौथा निर्वचन। सबसे पहले हम लेते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संकलन। सर्वप्रथम समंकों को पूर्व निश्चित उद्देश्य से एक निश्चित योजना अनुसार उपयुक्त रीति द्वारा गणना या आकलन करके संकलित किया जाता है। प्राथमिक विधि या द्वितीयक स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करने के बाद उनका संपादन किया जाता है जिससे उनमें कोई अशुद्धि न रहे। संकलन में शुद्धता का यथोचित स्तर रखा जाता है।
दूसरी विधि है सांख्यिकी की प्रस्तुतिकरण या दूसरा है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। जब इन संकलित आंकड़ों को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं, वर्गीकरण करते हैं या संपादन करते हैं तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण कहा जाता है। तीसरा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इन व्यवस्थित आंकड़ों को जब अन्वेषक के द्वारा सारणीय आरेखीय प्रस्तुतिकरण या चित्रमय प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। फिर चौथा है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों को उपयुक्त विधि द्वारा प्रस्तुतिकरण के बाद इनका विश्लेषण अनेक विधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का विश्लेषण कहा जाता है। फिर अंत में आंकड़ों का निर्वाचन। जब कोई अन्वेषक या अनुसंधानकर्ता विश्लेषित आंकड़ों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है तो इस प्रक्रिया को आंकड़ों का निर्वचन कहा जाता है।